आज के लेक्चर में हम साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी समझ आएगी और आप इसके इम्पॉर्टेंट थियरिस्ट, क्रिटिक्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जान पाएंगे। ये क्वेश्चंस हम इस पीडीएफ से करेंगे, जिसमें एचपीएससी में जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने नोट्स बनाए और उनको अरेंज किया है। हर यूनिट से यूजीसी नेट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बनाए गए हैं और वन लाइनर क्वेश्चंस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। So let's begin with the understanding of psychological reader response theory. This theory focuses on the reader's mind, how they think, feel and react while reading a text. ये थियोरी ये मानती है कि रीडर्स का साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय साइको एनालिसिस, स्पेशली द आइडियाज ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड का कहना था कि ह्यूमंस के अनकॉन्शियस थॉट्स एंड डिज़ायर्स उसकी थिंकिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। इन द सेम वे, जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हम अपने अनकॉन्शियस फियर्स, डिज़ायर्स और इमोशंस को उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। This theory says that every reader brings their own mental, emotional history into the reading process. इसलिए एक ही टेक्स्ट अलग अलग रीडर्स को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी रीडर का कोई ऐसा चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रहा हो कि उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो दे माइट रिएक्ट स्ट्रांगली टू अ नॉवल विद अ हार्श फादर फिगर। यहाँ रीडर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से मीनिंग निकालता है, ना कि टेक्स्ट में लिखे हुए वर्ड से। दिस थियरी स्टडीज व्हाट हैपन्स इन रीडर्स माइंड, like imagination, memory, emotions, conflicts and how these shape their interpretations. ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं नॉर्मन हॉलैंड की पिक्चर है एंड ही इज़ अ मेजर फिगर इन दिस थियरी। उन्होंने ये कहा है रीडर की पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल मेकअप उसकी अंडरस्टैंडिंग को शेप करती है। इन शॉर्ट, द टेक्स्ट इज नॉट कंप्लीट अंटिल द रीडर रीड्स इट विद देयर ओन साइकोलॉजिकल लेंस। रीडर ही मीनिंग क्रिएट करता है अपने मन से और अपने दिमाग से। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस पूरी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल फोकस ऑफ साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी? It focuses on how readers' psychological state, emotions, and personal experiences shape their interpretation of a text. Psychological reader response theory ये 1960s और 70s के आसपास शुरू हुआ था, पर्टिकुलरली यूएस और जर्मनी में। दिस थियरी शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम टेक्स्ट टू रीडर्स, और ये रीडर्स की साइकोलॉजिकल स्टेट, इमोशंस और उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को फोकस करते हुए ये बताती है कि किसी भी टेक्स्ट में का क्या मतलब निकाला जाता है या उस टेक्स्ट को कैसे समझते हैं। इसके पीछे रीडर्स के इन तीनों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसके साइकोलॉजिकल स्टेट का, उसके इमोशंस का और उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस का। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसके जो मेन थियरिस्ट्स हैं वो कौन कौन हैं। तो नॉर्मन हॉलैंड की बात हमने करी थी, साइको एनालिसिस के साथ वर्ड जुड़ा हुआ है तो हमने सिगमंड फ्रॉइड की बात अभी करी थी। इसके अलावा आपको स्टैनले फिश का नाम याद रखना है, जो कि एक अमेरिकन लिटरेरी थियोरिस्ट हैं। देन रोला बार्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं इस थियोरी के, और ये एक फ्रेंच लिटरेरी थियोरिस्ट हैं। तीसरा नाम जो आपको याद रखना है वो है हैंस रॉबर्ट जेस, और ये एक जर्मन थियोरिस्ट हैं। लेकिन इन सारे फिगर्स में से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है कि हु इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी? प्रपाउंड किसने किया था इस थ्योरी को? तो उसमें आपको ये दो नाम याद रखने हैं, एक नॉर्मन हॉलैंड का नाम और एक वुल्फगैंग ईजर का नाम। नॉर्मन हॉलैंड के बारे में हमने भी बात करी कि एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैं, और वुल्फगैंग आइजर जो हैं वो एक जर्मन लिटरेरी स्कॉलर हैं। हाउ डज साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियोरी डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल रीडर रिस्पॉन्स थियोरी? दो तरह की थियोरी, एक तो सिंपल रीडर रिस्पॉन्स थियोरी है कि रीडर्स जो हैं उनके रिस्पॉन्स से टेक्स्ट का मीनिंग कैसे निकाला जाता है उसकी स्टडी है। एक है साइकोलॉजिकल या साइको एनालिसिस रीडर रिस्पॉन्स थियोरी। इसमें रीडर की जो साइकी है उसके इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, बैकग्राउंड, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब के थ्रू कैसे मीनिंग्स डेवलप हो रहे हैं किसी टेक्स्ट के, ये उस पे फोकस करता है। साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियोरी एम्फसाइजेस द इमोशनल एंड कॉग्निटिव प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल रीडर्स। उनके इमोशंस को और उनका दिमाग किस तरह से सोच रहा है, उनका जो मेंटल प्रोग्रेस है उसके किसी भी इंडिविजुअल रीडर का, उसके थ्रू मीनिंग निकालना टेक्स्ट का, वही साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियोरी उसके बारे में बात करता है। अनलाइक ट्रेडिशनल थियोरी विच फोकसेस ऑन कम्युनल रिस्पॉन्स और इंटरप्रिटेटिव स्ट्रैटेजीज। कम्युनल रिस्पॉन्स का मतलब है कलेक्टिव बिहेवियर और रिएक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, की
एक कोई टेक्स्ट है वो पब्लिश हुआ है तो ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स है उस टेक्स्ट को लेकर, वो उनका कम्युनल रिस्पॉन्स हो गया, वो उनका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स नहीं है। और दूसरा जो ट्रेडिशनल रीडर रिस्पॉन्स थियोरी है वो इंटरप्रिटेटिव स्ट्रैटेजीज, मतलब जो व्याख्यात्मक रणनीतियां हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिनके थ्रू उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसका मीनिंग निकाला जा सकता है। व्हाट रोल डू पर्सनल एक्सपीरियंसेस प्ले इन साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियोरी? Personal experiences are seen as essential because they shape how readers emotionally and cognitively respond to a text, influencing their interpretation. पर्सनल एक्सपीरियंसेस को रीडर रिस्पॉन्स थियोरी में बहुत वैल्यू दी गई है क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही होते हैं जो किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को समझते हैं, उनके कैरेक्टर्स के थ्रू, प्लॉट के थ्रू, एक्शंस के थ्रू और इमोशंस के थ्रू। हाउ डज नॉर्मन हॉलैंड डिफाइन द रोल ऑफ रीडर्स इन इंटरप्रिटेशन? नॉर्मन हॉलैंड ये आर्ग्यू करते हैं कि रीडर्स आइडेंटिटी एंड साइकोलॉजिकल स्टेट आर सेंट्रल टू हाउ दे इंटरप्रेट अ टेक्स्ट एंड ईच रीडर ब्रिंग्स देयर ओन साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क टू द रीडिंग प्रोसेस। कि जितने भी रीडर्स हैं उनकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्या मीनिंग निकालते हैं, उनका क्या रीडिंग प्रोसेस रहेगा। और नॉर्मन हॉलैंड ये आर्ग्यू करते हैं कि रीडर की आइडेंटिटी क्या है, पहले तो क्या वो, उसका जेंडर क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल स्टेटस कैसा है, वो क्या करता है, वो उसकी आइडेंटिटी बनाता है। दूसरा साइकोलॉजिकल स्टेट, कि सोशल आइडेंटिटी प्लस साइकोलॉजिकल स्टेट, ये दोनों चीज़ें मिलकर एक रीडर का रीडिंग प्रोसेस तैयार होता है। फिर वो अपने उस प्रोसेस के थ्रू उस टेक्स्ट को कैसे समझता है, यही नॉर्मन हॉलैंड की रीडर रिस्पॉन्स थियोरी की पूरी स्टडी है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लाइड रीडर इन रीडर रिस्पॉन्स थियोरी? इम्प्लाइड रीडर का मतलब होता है एक हाइपोथेटिकल रीडर, यानी एक ऐसा रीडर जो टेक्स्ट के अंदर ही सोचा गया है। जब ऑथर लिखता है तो वो किसी स्पेसिफिक टाइप के रीडर को इमेजिन करता है जिसके पास कुछ बैकग्राउंड नॉलेज हो, जिसके पास लैंग्वेज हो, जिसको लैंग्वेज समझ में आती हो और जो टेक्स्ट के सिग्नल्स को समझ सके। ये रियल रीडर नहीं होता बल्कि एक आइडल रीडर होता है जो टेक्स्ट के गैप्स को फिल करे, इंटरप्रिटेशंस बनाए और एक्टिवली मीनिंग क्रिएट करे। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई हॉरर स्टोरी लिखी गई है तो इम्प्लाइड रीडर वो होगा जो हॉरर जॉनर के रूल्स जानता हो और सस्पेंस और फियर को इंजॉय करता हो, वो इम्प्लाइड रीडर होगा। The implied reader refers to the idealized hypothetical reader envisioned by the author who would interpret the text in the way intended by the author. जैसे ऑथर चाहता है टेक्स्ट को वैसे समझे, वही इम्प्लाइड रीडर है। इम्प्लाइड रीडर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रीडर रिस्पॉन्स थियोरी का। इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान से करना है। हाउ डज साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियोरी व्यू लिटरेरी मीनिंग? लिटरेरी मीनिंग इज सीन एज डायनामिक, शेप्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट एंड द इंडिविजुअल रीडर्स साइकोलॉजी एंड इमोशनल स्टेट। लिटरेरी मीनिंग जो है वो कैसे क्रिएट होता है? वो दो चीज़ों से क्रिएट होता है, एक रीडर की साइकोलॉजी और एक उसकी इमोशनल स्टेट क्या है उस टेक्स्ट को पढ़ते हुए। ये दोनों ही चीज़ें मिलाकर किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को डेवलप करती हैं और उससे बहुत सारी ओपन एंडेड जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो निकलती हैं। एक बात और आपको याद रखनी है कि जो ये इम्प्लाइड रीडर वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये 1961 में एक बुक लिखी गई थी, द रेटोरिक ऑफ फिक्शन, और इसके राइटर थे वेन बूथ। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को प्रपाउंड किया था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर बनाया था वुल्फगैंग आइजर ने, जिसका नाम हमने अभी ऊपर किया था, वुल्फगैंग आइजर। ये आपको नाम याद रखना है। व्हाट इज इंटरसेक्शनल नेचर ऑफ रीडिंग इन आइजर्स थियोरी? आइजर्स थियोरी, वुल्फगैंग आइजर्स थियोरी के अकॉर्डिंग ट्रांसैक्शनल नेचर क्या है रीडिंग का, उसके बारे में आपको बताना है। वुल्फगैंग आइजर्स ट्रांसैक्शनल थियोरी सजेस्ट्स दैट मीनिंग इज co-created in the interaction between the text and the reader, with the reader's psychological response actively shaping interpretations। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं लेकिन आपको ये वर्ड याद रखना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि ये वर्ड जो है ये किसकी थियोरी का वर्ड है, तो आपको नाम याद रखना है, वुल्फगैंग आइजर की थियोरी का वर्ड है, रीडर रिस्पॉन्स थियोरी से आया है। और इसका मतलब ये है कि मीनिंग को क्रिएट करने के लिए रीडर और टेक्स्ट का आपस में इंटरैक्शन होना ज़रूरी है। ये दोनों ही मिलके टेक्स्ट के मीनिंग को क्रिएट करते हैं और जो भी मीनिंग निकलता है वो उनका साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है उस टेक्स्ट के प्रति। हाउ डज साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियोरी व्यू लिटरेरी टेक्स्ट? कैसे देखते हैं टेक्स्ट को साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियोरी में? Texts are seen as open-ended with readers filling in gaps based on their psychological state, emotions and personal experiences. रीडर रिस्पॉन्स थियोरी ये मानती है कि जो टेक्स्ट है वो ओपन एंडेड है, उसके बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं, तो जो भी मीनिंग निकलेगा
वो गैप्स को फिल करके साइकोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू रीडर्स खुद निकालेंगे। अब ये गैप्स को फिल करने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो कोई सीन है कि शी लुक्ड एट हिम एंड देन शी वॉकड अवे। अब ये एक लाइन है कि शी लुक्ड एट हिम एंड देन शी वॉकड अवे। अब इस लाइन में देयर आर गैप्स। गैप्स क्या है कि लुक्ड एट हिम लाइक हाउ, कैसे देखा होगा, वॉकड अवे लाइक वेयर डिड शी गो आफ्टर दैट। तो ये कुछ गैप्स हैं जो रीडर अपनी इमेजिनेशन से उनको फिल करता है, उनका कुछ मीनिंग निकालता है कि ऐसे हुआ होगा वैसे हुआ होगा। तो द वे वन इमेजिन्स, उसी को गैप फिलिंग कहते हैं। व्हाट रोल डज साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस प्ले इन इंटरप्रिटेशन? साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस एक ऐसा मेंटल ब्लॉक होता है जहां इंसान कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली किसी चेंज, सजेशन या पेनफुल थॉट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ये कॉन्सेप्ट मोस्टली साइको एनालिसिस में यूज़ होता है, स्पेशली सिगमंड फ्रॉइड के जो काम थे उसमें ये टर्म बहुत यूज़ होती थी। तो टेक्स्ट में कैसे ये साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस देखने को मिलता है उसकी हम बात करेंगे। Psychological resistance occurs when a reader's unconscious defense mechanism prevents them from fully engaging with or accepting certain ideas presented in the text. जब कोई रीडर किसी टेक्स्ट को पढ़ता है और उस टेक्स्ट में कुछ ऐसा मिलता है जो उसकी बिलीव्स, इमोशंस या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से टकराता है या मैच नहीं करता, तो रीडर उस पार्ट को इग्नोर करने की या मिस इंटरप्रेट करने की या रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। और यही होता है साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस। एग्जाम्पल के लिए अगर एक रीडर ने कभी इमोशनल अब्यूज़ एक्सपीरियंस किया हो और वो एक ऐसी नॉवल को पढ़े जिसमें इमोशनली अब्यूजिव पेरेंट्स हों या उनको दिखाया गया हो, तो वो क्या करेगा? वो उस कैरेक्टर को विलन की तरह जस्टिफाई करना शुरू कर देगा। वो उस सेक्शन को जल्दी जल्दी पढ़ के या स्किप कर सकता है या ऑथर को ब्लेम करने लग जाएगा फॉर एग्जैजुरेशन। ये सब रिएक्शंस रेसिस्टेंस का एग्जाम्पल है। रीडर का अपने साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए जो अनकॉन्शियस तरीके वो अपनाएगा, वो सब साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस में आते हैं। हाउ डज द रीडर सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस देयर रीडिंग एक्सपीरियंस? द रीडर सबकॉन्शियस शेप हाउ दे आइडेंटिफाई विद कैरेक्टर्स, थीम्स और सिचुएशंस इन द टेक्स्ट, इन्फ्लुएंसिंग देयर इमोशनल रिस्पॉन्स एंड इंटरप्रिटेशन। ये तो बहुत सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। व्हाट इज द साइकोलॉजिकल स्कीमा इन रीडर रिस्पॉन्स थियोरी? ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, साइकोलॉजिकल स्कीमा। और ये जो कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल स्कीमा का, ये डेवलप्ड एंड एम्प्लॉयड किया गया था नॉर्मन हॉलैंड के द्वारा। तो आपको ये नाम याद रखना है और ये टर्म याद रखनी है। साइकोलॉजिकल स्कीमा होता क्या है? साइकोलॉजिकल स्कीमा आर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बेस्ड ऑन अ रीडर्स एक्सपीरियंस विच इन्फ्लुएंस हाउ दे प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड न्यू इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। जब टेक्स्ट के अंदर कोई नई इन्फॉर्मेशन दी हो तो कोई भी रीडर जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस से उस या अपने जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं उसके आधार पे जैसे उस इंफॉर्मेशन को लेता है या समझता है, उसको साइकोलॉजिकल स्कीमा कहते हैं। हाउ डू इमोशंस इम्पैक्ट अ रीडर्स रिस्पॉन्स टू अ टेक्स्ट? इमोशंस डीपली अफेक्ट हाउ अ रीडर रिलेट्स टू कैरेक्टर्स, थीम्स एंड सिचुएशंस इन अ टेक्स्ट, ऑफन लीडिंग टू सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन इमोशनल रेजोनेंस। ये भी आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इमोशंस जो है वो किसी भी रीडर के रिस्पॉन्स को कैसे इफेक्ट करते हैं एक टेक्स्ट का मीनिंग क्रिएट करने में। How does the concept of projection relate to reading a text? Projection refers to when a reader imposes their own feelings, desires or experiences onto characters or situations in the text, shaping their interpretation. ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा उस कैरेक्टर को देखकर उसको समझना शुरू कर देते हैं। कई बार हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी हम उस कैरेक्टर के ऊपर थोप के उसको समझना या देखना शुरू कर देते हैं। सिचुएशंस जैसी ऑथर ने लिखी होती हैं, हम उनको एग्जैजुरेट करते हैं अगर हमारे एक्सपीरियंसेस उससे मैच नहीं करते या उससे कहीं ज़्यादा हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और इसी तरह जो जितनी भी इंटरप्रिटेशंस एक टेक्स्ट की होती हैं वो शेप लेना शुरू कर देती हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फैंटेसी इन साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियरी? आपको ये टर्म याद रखनी है, फैंटेसी, क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फैंटेसी वाज आल्सो एक्सप्लोर्ड बाय नॉर्मन हॉलैंड, तो आपको ये टर्म भी याद रखनी है। फैंटेसी प्लेज अ क्रूशियल रोल बाय अलाउइंग रीडर्स टू एंगेज विद कैरेक्टर्स, conflicts or resolutions that might fulfill their psychological needs or desires. थ्योरी को समझने के लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ वन लाइनर के थ्रू बनाए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम करते हैं 19th, व्हाट इज नरेटिव ट्रांसपोर्टेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियरी? ये भी टर्म आपको याद रखनी है, नरेटिव ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या होता है? नरेटिव तो आपको पता है कि किसी भी टेक्स्ट को जो जैसे वो टेक्स्ट लिखा गया है वो उसका नरेशन है।
नरेटिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? दिस टर्म वाज आल्सो फॉर्मली डिफाइंड बाय रिचर्ड जेरिंग इन 1993। आप ये स्पेलिंग याद रखना, रिचर्ड जेरिंग, GERRIG, और ये 1993 में उन्होंने इस टर्म को डिफाइन किया था फॉर्मली, और उन्होंने ये कहा था कि नैरेटिव ट्रांसपोर्टेशन अकर्स व्हेन रीडर्स बिकम सो एब्जॉर्ब्ड इन अ स्टोरी दैट दे एक्सपीरियंस इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, ऑफन लीडिंग टू चेंज इन एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। किसी भी टेक्स्ट में इतना इन्वॉल्व हो जाना या इतना इन्वॉल्व होकर पढ़ना कि जब आपका टेक्स्ट खत्म होगा तो यू आर अ चेंज्ड ह्यूमन बीइंग, आप बिल्कुल बदल जाओगे, आपका एटीट्यूड चेंज होगा, आपके बिलीव्स चेंज हो जाएंगे। अगर कोई टेक्स्ट आपको इतना इन्फ्लुएंस कर पा रहा है तो आपका नैरेटिव ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, आप बदल चुके हो उसको पढ़ने के बाद। नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो आपको ट्रांसपोर्ट कर पाया। हाउ डज साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियरी एड्रेस द रोल ऑफ द ऑथर? ऑथर का क्या रोल है? देखो, रोलाबाथ ने तो कहा, डेथ ऑफ द ऑथर में बोला है कि ऑथर का कुछ रोल ही नहीं है, रीडर जो है वो मेन है, और ऑथर जो है वो तो टेक्स्ट का मीनिंग क्रिएट ही नहीं कर पाएगा, वो तो ऑलरेडी डेड है, जैसे उसने लिख दिया उसका काम खत्म हो गया। लेकिन ये साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियोरी वाले क्या मानते हैं इसके बारे में? द थियोरी मिनिमाइजेस द ऑथर्स इंटेंट, focusing instead on how the reader's psychological processes create meaning from the text। इसका मतलब ये है कि ये लोग ऑथर का जो इंटेंट होता है टेक्स्ट को लिखने का, उसको बहुत मिनिमाइज कर देते हैं कि आपका रोल बहुत कम है, और ये जो रीडर के साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं मीनिंग क्रिएट करने के लिए, उसके रोल को मैक्सिमाइज कर देते हैं कि ऑथर का रोल उसकी राइटिंग पे खत्म हो जाता है। व्हाट डज द टर्म टेक्सचुअल एम्बिग्युइटी रेफर्स टू इन साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियरी? ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन यूजीसी नेट। तो आपको याद रखना है कि व्हाट इज टेक्सचुअल एम्बिग्युइटी और ये रीडर रिस्पॉन्स थियरी में कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको समझना है। पहले तो ये जो टर्म है टेक्सचुअल एम्बिग्युइटी, दिस टर्म इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू अ सिंगल इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको कॉइन कर दिया हो, बट इट्स हैवीली एसोसिएटेड विद द वर्क्स ऑफ विलियम एम्सन। विलियम एम्सन का आपको याद होगा, उन्होंने एक बुक लिखी थी 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, और उसमें ये टर्म जो है टेक्सचुअल एम्बिग्विटी की उन्होंने यूज़ की थी। तो टेक्सचुअल एम्बिग्विटी जो होती है वो टेक्स्ट के इंटेंशंस की बात करती है। वो कहती है कि टेक्स्ट का जो क्रिएशन होता है ना, वो ओपन एंडेड होता है और उसमें मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं टेक्स्ट के अंदर, जिससे टेक्सचुअल एम्बिग्विटी क्रिएट होती है। टेक्सचुअल एम्बिग्विटी रेफर्स टू द ओपननेस ऑफ अ टेक्स्ट that invites multiple interpretations shaped by individual psychological response to different reader। एक टेक्स्ट जो है वो ओपन एंडेड है, उसके मतलब ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, कितनी भी इंटरप्रिटेशन उसकी हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं, और हर इंटरप्रिटेशन जो है वो इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स का रिजल्ट होती है। हाउ डज साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियरी रिलेट टू पर्सनल आइडेंटिटी? द थियरी asserts that a reader's personal identity influences their interaction with the text as they interpret it through the lens of their psychological needs, past experiences and emotional state। देखिए, पूरी जो साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियरी है, साइको एनालिसिस रीडर रिस्पॉन्स थियरी है, वो इसी बात पे फोकस करती है बार बार कि साइकोलॉजिकल नीड्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस और इमोशनल स्टेट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग को इंटरप्रेट करने में। ऐसे ही और क्वेश्चन है, जैसे 23rd क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ एम्पैथेटिक आइडेंटिफिकेशन इन रीडिंग? अब हमें पता है कि एम्पैथेटिक आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। जब आप किसी टेक्स्ट के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि आपको उसके कैरेक्टर से एम्पैथी हो जाए, जो उसके साथ हो रहा है उससे आपको एम्पैथेटिक फील होना शुरू हो जाए, तो उसी को एम्पैथेटिक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। Empathetic identification occurs when readers deeply connect with characters, projecting their own feelings onto them, which impacts how they interpret the narrative। वो कैसे उस narrative को समझते हैं, अपने personal experiences को उन characters के ऊपर डाल के, उसी को हम empathetic identification कहते हैं। Then let's do this question 25th। What is defense mechanism in psychological reading? कुछ देर पहले हमने psychological resistance की बात की थी, वैसे ही एक और टर्म है डिफेंस मैकेनिज्म। और डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो कोई भी रीडर यूज़ करता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एंग्जाइटी और डिप्रेशन। किसी भी टेक्स्ट को पढ़ते हुए हमें इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन आने लग जाता है, तो हम लोग उस टेक्स्ट को पढ़ना छोड़ देते हैं, कुछ उसके जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं उनको स्किप करना शुरू कर देते हैं। यही हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कई बार काम करता है किसी टेक्स्ट को रीड करते हुए। और ये डिफेंस मैकेनिज्म कई बार सबकॉन्शियसली होता है, कई बार कॉन्शियसली भी होता है। Defense mechanism are unconscious strategies reader might use to protect themselves from uncomfortable or conflicting material in a text affecting their interpretation। Then let's do question number 27।
व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्सचुअल गैप्स एंड रीडर साइकोलॉजी। ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्सचुअल गैप्स, क्योंकि ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन यूजीसी नेट है कि एक तो टेक्सचुअल गैप्स होते क्या हैं और कौन सी थियोरी से ये टर्म रिलेट करती है। तो टेक्सचुअल गैप्स होते क्या है, पहले हम वो समझते हैं। इनकम्प्लीट और एम्बिगुअस एलिमेंट्स टेक्स्ट में जिनको रीडर फिल करता है और मीनिंग को क्रिएट करता है, उसको हम लोग टेक्सचुअल गैप्स बोलते हैं। टेक्सचुअल गैप्स इनवाइट द रीडर टू फिल देम with their own psychological projections, experiences, and interpretations, making each reading unique. How does psychological reader response theory apply to trauma in literature? अब ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ट्रॉमा इन लिटरेचर के ऊपर साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियोरी कैसे काम करती है, कैसे अप्लाई होती है। रीडर्स हु हैव एक्सपीरियंस ट्रॉमा में इंटरप्रेट अ टेक्स्ट इन्वॉल्विंग सिमिलर थीम्स or characters in a deeply personal and emotional way influenced by their own psychological experiences। इसका मतलब ये है कि रीडर्स जो होते हैं वो कई बार किसी टेक्स्ट को ऐसे इंटरप्रेट करना स्टार्ट करते हैं जिसमें वो कैरेक्टर्स के साथ डीपली पर्सनल हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सच एन इमोशनल वे कि कभी कोई भी टेक्स्ट जो है वो उनको ट्रॉमेटिक फील करा सकता है, और इसीलिए ये जो डिफेंस मैकेनिज्म की टेक्निक है ये यूज होनी स्टार्ट होती है। हाउ डज रीडर्स एज इन्फ्लुएंस देयर इंटरप्रिटेशन इन साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थियोरी। एज फैक्टर काम करता है कि नहीं करता है रीडिंग में, साइकोलॉजिकल थियोरी में। नॉर्मन हॉलैंड ने भी इसकी बात की है कि एज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रीडर रिस्पॉन्स थियोरी के अंदर। एज इम्पैक्ट द रीडर्स कॉग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंसिंग हाउ दे इंटरप्रेट टेक्स्ट बेस्ड ऑन देयर लाइफ स्टेज, एक्सपीरियंस एंड साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप एक 5 साल के बच्चे को भगवद गीता पढ़ाओ और एक 35 साल का इंसान भगवद गीता पढ़े और कोई 65 साल का इंसान है जो वो भगवद गीता पढ़ रहा है, तो उन तीनों को ही भगवद गीता जो है वो अलग अलग तरीके से समझ आएगी। 5 साल के बच्चे को बहुत बेसिक सी बातें समझ में आएंगी, वो उस टेक्स्ट के डेप्थ को नहीं समझ सकता। 35 ईयर्स का जो आदमी है उसको भगवद गीता में से वही सब चीज़ें अपील कर पाएंगी जो उसको उस एज में ओवरपावर कर रही हैं, और 65 ईयर का जो है वो उसके रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स और उसके जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं उसके ऊपर फोकस करेगा। तो एक टेक्स्ट जो है उसको समझने का, उसकी मीनिंग्स क्रिएट करने का बहुत फर्क पड़ जाता है रीडर की एज से। हाउ डज साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म अप्लाइज टू पोएटिक इंटरप्रिटेशन। ये एक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है कि आपको अगर रीडर रिस्पॉन्स थियरी समझ में आ गई है तो आप किसी भी पोइट्री की फॉर्म को, किसी भी पोएम को कैसे इंटरप्रेट करेंगे साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म को अप्लाई करके। साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म सजेस्ट दैट अ रीडर्स सबकॉन्शियस एंड इमोशनल रिस्पॉन्स टू पोइट्री हेल्प शेप देयर इंटरप्रिटेशंस ऑफ इट्स सिम्बल्स, थीम्स एंड इमोशनल अंडरटोन्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ तो हम किसी भी पोएम को पढ़ते हैं, मान लो मैंने कमला दास की द माई ग्रैंडमदर्स हाउस पोएम है वो कराई है या आपने रीड कर रखी होगी ये पोएम, तो इसमें जो इसकी हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे उसमें हमारी साइकोलॉजी ज़रूर काम करेगी। माई ग्रैंडमदर्स हाउस में कोई पिक्चर नहीं है, पिक्चर लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट की जाती हैं, तो जब हम उसको रीड करेंगे तो हमें अपनी ग्रैंडमदर का हाउस दिखाई देगा। अगर आप अपनी ग्रैंडमदर को याद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो आपको ज़्यादा यू विल फील मोर इमोशनली कनेक्टेड टू द पोएम। लेकिन अगर आपने अपनी ग्रैंडमदर को देखा ही नहीं है, या मे बी शी वाज नॉट अलाइव व्हेन यू वर बोर्न, या आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा, या आपका इतना अटैचमेंट नहीं है, तो वो पोएम आपके लिए एक नॉर्मल पोएम है। ऐसे ही पोएम के सिम्बल्स को समझने के लिए, जैसे कि उसमें एक सिंबल होता है कि माई ग्रैंडमदर्स हाउस में कि एक लाइब्रेरी है जो पहले बुक से भरी हुई होती थी, लेकिन अब उस लाइब्रेरी के अंदर सांप घूम रहे हैं। अब ये एक सिंबल है, सिंबल ऑफ आइसोलेशन, सिंबल ऑफ अबैंडनिंग समथिंग, सिंबल ऑफ लाइफलेसनेस। तो ये हम कब समझ पाएंगे, जब हमने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा या हमारे अंदर उतनी मैच्योरिटी होगी कि हम इस तरह के सिंबल्स को समझ पाएँ। थीम क्या है उसकी, अंडरटोन क्या है, इमोशनल अंडरटोन क्या है, ये सब हमें तब जब समझ में आना शुरू होता है और फिर हम उस पोएम को इंटरप्रेट करना स्टार्ट करते हैं, तो हम रीडर रिस्पॉन्स थियरी के अकॉर्डिंग किसी भी टेक्स्ट का क्रिटिसिज्म देने में सक्सेसफुल होते हैं। तो यही है रीडर रिस्पॉन्स थियरी में कि रीडर के रिस्पॉन्स को क्या क्या चीज़ें फ्रेम करती हैं, वो हम इस थियरी में पढ़ते हैं। लेकिन ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रही है क्योंकि आपके सिलेबस में यही है साइकोलॉजिकल साइको एनालिसिस रीडर रिस्पॉन्स थियरी। तो how is a person's psychology, a reader's psychology is affecting the reading technique, the reception of a text,
उसी के बारे में इस पूरी थियोरी में बात की गई है। इन 30 क्वेश्चंस में आपके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, की टर्म्स हैं, वो कवर हो गए हैं, आपको थियोरी की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। बाकी क्वेश्चंस भी आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैंने आपको एक नाम बताया नॉर्मन हॉलैंड, वो इस जुड़े हुए हैं इस थियोरी से। मैंने आपको इसके अलावा और नाम बताए हैं, जैसे मैंने सिगमंड फ्रॉइड का नाम आपको बताया, स्टैनले फिश का बताया, रोला बाथ का बताया, हैंस रॉबर्ट जॉस के बारे में बताया। अब और क्वेश्चंस जो हैं वो आप इनमें से निकाल सकते हो। यू कैन रीड अबाउट स्टैनले फिश, यू कैन रीड अबाउट रोला बाथ, क्योंकि ये इसके इंपॉर्टेंट थियरिस्ट हैं, तो इन पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। सो अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे पोस्ट कॉलोनियल थियरी एंड नियो कॉलोनियलिज्म। इस पे भी हमारे पास ऑलमोस्ट 30-40 क्वेश्चंस हैं, तो वो हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट।